नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं प्रांशु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति का जो भूचाल है वो दरअसल कोर्ट तक कैसे पहुंचा है। एक तरह से गर्दन में जो सांसें अटकी हुई हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की, एकनाथ शिंदे साहब की, आखिर असली शिवसेना को लेकर कहाँ पेच फंसा हुआ है, कपिल सिब्बल साहब का क्या करें, 5 जजों का फैसला क्या है, इस पर बातचीत तो करेंगे। लेकिन एक ताज़ा मामला यह आया है कि एकनाथ शिंदे पीएम मोदी को भी उन्होंने फोन किया है। अब दरअसल एक फैक्ट्री को लेकर अब भूचाल मच गया है जो गुजरात में बनाए जा रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब प्रांशु जी, पहला सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं। ये जो कोर्ट में जो पेंच फंसा हुआ है, ये इसको किस तरह से देख रही हैं आप? कितना बड़ा मुसीबत है और जजों का फैसला जो बार बार टल रहा है, और वकील के दलील क्या कह रहे हैं, क्यों टलता जा रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। और जैसा कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त हमें तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सियासी माहौल को और भी ज़्यादा यहाँ पर विवादित बनाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बात रखी है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को टाल दिया है। आखिरकार क्यों उसको होल्ड पर रख दिया गया है? क्योंकि कपिल सिब्बल जी का कहना ये रहा है, उद्धव गुट के वकील हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार बनाई है वह एक अवैध सरकार है। ये दलील उन्होंने बीते कुछ दिनों पहले ही दी थी, और उन्होंने कहा कि या तो उन्हें बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या फिर उन्हें अपनी ही पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। तो सवाल यहाँ पर वह खड़े करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर दूसरी ही तरफ शिंदे गुट के जो वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे ने जो सरकार बनाई बगावत की विधायकों ने, तो ऐसे में देखा जाए उनके मुताबिक ये राय रही है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये पार्टी की आपसी कलह है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को यह डर था कि यहाँ पर विधायकों की जो अयोग्यता को लेकर जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, वह यहाँ पर इस डर से भी नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह भी उनसे न छिड़ जाए। तो इसी वजह से वह चुनाव आयोग तक पहुंचे और चुनाव आयोग भी उस फैसले को सुरक्षित किया। अब सवाल यहाँ पर यह फंसा हुआ है कि आखिरकार फैसला किसके पक्ष में हुआ, क्योंकि शिंदे गुट ने जो याचिका दायर की है चुनाव आयोग में, उनका कहना है कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो हमारा है, वो चुनाव चिन्ह उनको मिलना चाहिए जिससे कि बीएमसी चुनाव को लड़ा जा सके। अब बीएमसी चुनाव पर बात की जाए, अक्टूबर के महीने में होने थे, लेकिन उनको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि अब साल 2023 में हो सकते हैं, क्योंकि अगला टारगेट जो हो चुका है शिंदे और फडणवीस की सरकार का, वो गुजरात के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। क्योंकि जो आशीष सेलार और उनकी जो टीम है वो गुजरात चुनाव पर अब फोकस करने वाली है। तो इस वजह से यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पर अब सियासी माहौल काफी ज्यादा फंस गया है। देखिए, प्रांशु जी ने बाखूबी तरीके से बताया कि किस तरीके से जो है अदालत में मामला फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच में एक अहम सवाल ये भी है जो सबसे लाजमी और बड़ा सवाल है प्रांशु जी, जो मैं लेना चाह रहा हूँ और समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो कोर्ट में जो पेंच फंसा है आपने बता दिया, लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि अब अभी कल भी खबरें आई हैं कि एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी तक को फोन लगाया है। ये बीच का मसला क्या है? ये नाराजगियों की क्या खबर आ रही हैं? क्या वाकई में कहीं शरद पवार की बातें साबित ना हो जाए कि 6 महीने से पहले ही सरकार की जाए? ये मैं जानना चाहता हूँ कि दर्शकों को बताइए कि दरअसल नया मामला क्या है जो नाराजगी की खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के विधायक भी नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे से, कैसे देखिए, जो नया विवाद जो सामने आया है वो वेदांता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को लेकर सामने आया है। जो परियोजना महाराष्ट्र में होनी थी वो परियोजना अब गुजरात तक भेज दी गई। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं, अजीत पवार ने भी यहाँ पर सवाल उठाया है, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने, राज ठाकरे भी, कि आखिरकार जो परियोजनाएं महाराष्ट्र में होनी थी वो गुजरात क्यों भेज दी गई है। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर डंके की चोट पर जो ऐलान कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें डर है। तो मुझे लगता है इस परियोजना को शायद गुजरात की तरफ इसी वजह से शिफ्ट कर दिया गया है। और एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से जब बात की है तो उन्होंने कहा आने वाले समय में ऐसी ही परियोजनाएं महाराष्ट्र को दी जाएंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है। तो पूरा विपक्ष यहाँ पर एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है और खिलाफ होने से और भी परेशानियां बढ़ गई हैं। अच्छा, एक आरोप ये भी लग रहा है प्रांशु जी कि भाई महाराष्ट्र का बजट है और ये गुजरात को क्यों चमकाना चाह रहे हैं, जैसा कि विपक्ष भी आरोप लग रहा है। और यहाँ पे एकनाथ शिंदे क्या फंसते भी नजर आ रहे हैं, और क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर क्या बीजेपी भी फंस गई है? कैसे देख रही है? ये बहुत लाजमी सवाल है, बड़ा सवाल है कि क्या जो महाराष्ट्र की तरक्की होना चाहिए, लेकिन इसकी जगह जैसे कि आपने जो है फैक्ट्री के बारे में बताया,
तो गुजरात को चमकाने की साजिश है, क्या बीजेपी की यही रणनीति थी जो थी, क्या वो कामयाब होती नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी की रणनीति कहाँ कहाँ पर बदलती हुई नजर आएंगी ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस वक्त गुजरात के विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो बदलाव एकदम से देखने को मिला है आसिफ जी, जो महाराष्ट्र की राजनीति में हम बदलाव देख रहे थे और अचानक से महाराष्ट्र से वह गुजरात की तरफ रुख कर रहे हैं, और महाराष्ट्र से जो नेता है आशीष शेलार, उन्हें और उनकी टीम को गुजरात पर फोकस करने को कह दिया है, तो ये वाकई में एक बेहद बड़ा फैसला है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी यहां पर जीत हासिल करे, तो सबसे पहला फोकस उन्होंने गुजरात को बना लिया, क्योंकि दिसंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी यहां पर रणनीतियां बना रही है। महाराष्ट्र में तो उनकी समर्थन से सरकार बन ही चुकी है, तो ऐसे में यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है। दो सवाल आखिर में, और पहला सवाल कि जिस तरह से आपने कहा कि बीएमसी चुनाव को रोकने की भी कोशिश की जा रही है, आपने जैसे बताया, इससे फायदा किसको होगा? क्योंकि देखिए, हाथ से कुर्सी जाने के बाद उद्धव ठाकरे पूरा जो ताकत अपनी लगा रहे थे बीएमसी के चुनाव में, बीएमसी चुनाव में अगर टल जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? देखिए, बीएमसी चुनाव इस वक्त देखा जाए तो आसिफ जी टलने ही चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगातार टलता हुआ नजर आ रहा है। अगर शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसी एक गुट को नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है बीएमसी चुनाव पर तो यहाँ पर तलवार लटकती हुई नजर आएगी, क्योंकि राज ठाकरे एकदम फ्री होकर यहाँ पर बीएमसी चुनाव के लिए फैसले ले रहे हैं। तो राज ठाकरे भी यहाँ पर एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं उद्धव के लिए। दूसरी ही तरफ बीजेपी है, शिंदे गुट है, तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि बीएमसी चुनाव की जो डेट अभी फिक्स नहीं की गई है, शायद इसी वजह से नहीं की गई है। एक तो आशीष शेलार को यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीति देखने को मिली है, साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि अगर बीएमसी चुनाव यहाँ पर उन्होंने आगे बढ़ा दिए तो शायद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए, और इसी वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र में सियासत आगे भी तेज होती हुई नजर आ सकती है। तो जाहिर सी बात है उद्धव के लिए फायदेमंद यही रहेगा कि बीएमसी चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। बहुत बड़ी बात भी है। चलिए एक आखिरी सवाल को रुख करते हैं, जहाँ से हमने शुरुआत किया था, आखिरी सवाल भी वहीं पे से लेते हैं। अब वो ये है कि जजों का फैसला कितना मायने रखेगा, कोर्ट का फैसला कितना मायने रखेगा, और वो इसलिए क्योंकि बार बार जिस तरह से प्रांशु जी भी बता रही हैं कि देखिए भाई, शिवसेना किसका होगा ये मायने रखता है। क्या लगता है कि इसी महीने के आखिर में जो है सुनवाई भी होने वाली है, आपको लगता है कि इस बार भी फिर से टल जाएगा कुछ और दलील देकर, या इस बार कम से कम ये फैसला हो जाएगा कि शिवसेना किसकी? देखिए आसिफ जी, मुझे नहीं लगता कि इस बार जल्द से जल्द जो फैसला सुना दिया जाएगा कि आखिरकार शिवसेना किसकी है। शिंदे गुट ने दावा किया है, उद्धव गुट ने दावा किया है, तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि 27 सितंबर के दिन ये फैसला सुना दिया जाएगा कि शिवसेना आखिरकार किसकी होगी। जिस तरीके से बगावत कर बैठे 40 विधायक और 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला चल रहा है, तो मुझे लगता है फिलहाल तो ये मामला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, और जितना ही वक्त लगेगा उद्धव ठाकरे का जो सब्र का बांध है वो टूटता ही चला जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि आखिर फिर से जो एक नई मुसीबत आ गई है खास करके एकनाथ शिंदे के सामने, वो कैसे उसे सामना करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।